हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वाले चैप्टर से है, जो कि टी.एस. गरेवाल की बुक से है, क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2, जिसका मतलब है कि ए का शेयर है 5/10, बी का शेयर है 3/10 और सी का शेयर है 2/10। तो 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट हमारे पास है, जो कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही है। तो इस डेट पे बेटा तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है हमारे पास और जनरल रिजर्व है। तो बच्चे जो जनरल रिजर्व होता है, अगर उसके बारे में एडजस्टमेंट में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बच्चे जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होती है तो उस लॉस को कवर करने के लिए क्रिएट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है वो है 1 लाख और जो उनकी मार्केट वैल्यू है इस इन्वेस्टमेंट की वो है 90,000। तो कंपेयर करके ये पता चल रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो की वैल्यू है 10,000 तक डिक्रीज़ हो चुकी है। और बच्चे इस केस में हम क्या करेंगे कि जितना भी हमें लॉस हुआ है 10,000 का वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करेंगे और जो भी रिमेनिंग रिजर्व बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, क्या जर्नल एंट्री है, वो मैं सोल्यूशन में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बेटा इसके बाद एसेट साइड में हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, जो कि डेफर्ड रेवेन्यू लॉसेस और एक्सपेंसेस को शो करते हैं। तो इस तरह के कोई भी एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑफ नहीं किए होते, जो होते तो रेवेन्यू नेचर है के हैं पर ह्यूज अमाउंट में खर्च करने के कारण हम उनको उनकी बेनिफिट जितने पीरियड हमें मिलना है उतने पीरियड्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो जो पोर्शन अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया होता है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बेटा हम पार्टनर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे कि हम उनको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेंस होते हैं वो रिटर्न ऑफ करने के लिए हम इसके लिए जो एंट्री पास करते हैं वो जैसे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी तरह की हो। बेटा 1 अप्रैल 2020 को पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब उनकी न्यू रेशो होगी 1:1:1। तो इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे उनमें जो भी आपस में एग्रीमेंट हुआ है उसके जो एडजस्टमेंट्स और जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की में चेंज आया है उनकी वैल्यू में, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 1 to 7 पॉइंट्स में। तो इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। तो बच्चे जब भी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे उस केस में आप याद रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वही एंट्रीज़ को पोस्ट करेंगे जिसमें कि एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड चेंज आया है। तो इसके अलावा गुडविल की जो रिकॉर्डिंग है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करते। अगर चेंज की वजह से फर्म को गेन होगा तो हम उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जर्नल एंट्रीज पास करते वक्त, और अगर हमें चेंज की वजह से कोई लॉस होता है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा जब भी हम एंट्रीज को पास करेंगे। तो बेटा पहले ये एडजस्टमेंट्स को भी समझ लेते हैं। फर्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है उसमें है कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है 5% के साथ। तो कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का जो बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में 3,50,000 की,
5% को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जितनी भी वैल्यू डिक्रीज़ है वो आ जाएगी। तो बेटा जब भी एंट्री पास करेंगे तो इसी अमाउंट के साथ, और जब इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो इसी अमाउंट के साथ पोस्ट करेंगे। तो इसी तरह बच्चे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है 5% के साथ, तो जितनी भी इंक्रीज़ वैल्यू है वो 2,50,000 के साथ 5% को मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बाद क्योंकि बच्चे जो फर्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है वो एसेट की डिक्रीज़ है तो इससे हमें लॉस होगा फर्म को, तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो जो सेकंड है वो हमारी मशीनरी है, मशीनरी भी हमारी एसेट है, तो एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो फर्म को गेन होगा। तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जो थर्ड एडजस्टमेंट है उसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट की गई है 5% तक सन्ड्री डेटर्स पे। तो बेटा सन्ड्री डेटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार सेल की होती है और वो हमारी एसेट होते हैं, और हमने 50,000 तक की उधार सेल की है। तो क्योंकि उनके 100% तक का पैसा रिकवर होने के चांस नहीं होते, तो जितना भी हमें डाउट होता है जितना परसेंट का उस डाउट से हमें लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं। तो बच्चे डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने उधार हमसे गुड्स हमसे परचेज़ की हैं, उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग हमें पैसा वापस ना करें। तो अगर वो हमें पैसा वापस नहीं करते तो वो हमारे लिए लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो इस तरह का अगर हमें कोई अनुमान हो तो उसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेट। तो डाउटफुल डेट के जो भी हमें लॉस होगा उसको कवर करने के लिए हम एडवांस में ही प्रोविज़न तैयार कर लेते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग से निकाल के रख लेते हैं कि अगर हमें ऐसा कोई लॉस हुआ तो हम इसको इस प्रोविज़न में से कवर कर लेंगे। तो बच्चे क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होते हैं तो इसीलिए अगर इस तरह की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो इससे फर्म को लॉस होता है, तो लॉस के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये प्रोविज़न का अमाउंट हम सन्ड्री डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। और नेक्स्ट जो है वो है मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। बच्चे हमारी एक एसेट है मोटरसाइकिल जो कि रिकॉर्ड नहीं थी बुक्स में, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो इसको बच्चे हम इसकी ट्रीटमेंट उसी तरह होगी जैसे अगर एसेट इंक्रीज़ होती है तो हमें गेन होता है, तो उसी तरह इस अनरिकॉर्डेड एसेट की वजह से भी हमें गेन हो रहा है। तो इस केस में भी इसकी रिकॉर्डिंग करते समय हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि अब इनको हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो दूसरा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में से 10,000 का अमाउंट अब हमें पे नहीं करना है, तो इसीलिए अब इनको हम इनको हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स में से। तो बेटा ये हमारी लायबिलिटी होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, और अगर लायबिलिटी कम हो तो वो हमें गेन होता है, तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बच्चे हमें गुडविल के बारे में बताया गया है कि हमें कैसे इसकी वैल्यूएशन करनी है, क्योंकि हमारे पास गुडविल कैलकुलेटेड नहीं है, हमें इसको खुद कैलकुलेट करना है। तो बच्चे कैसे वैल्यूड करने के लिए कहा गया है 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। जो हमारे लास्ट 3 years के प्रॉफिट हैं हम उनकी एवरेज लेंगे और फिर उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। तो बेटा इस केस में हमें 2020 के लिए लॉस दिया हुआ है, तो जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस 3 years के प्रॉफिट्स की, तो इन दोनों प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे और लॉस को फिर उसमें से डिडक्ट करने के बाद ही 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 years के प्रॉफिट और लॉस हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है कि सी
ने रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम करना है। ये जो चेंज हुआ है उसकी वजह से जो भी काम होगा वो सी करेगा और उसके बदले में उसको फर्म ने रेमुनरेशन पे करना है। तो इस रेमुनरेशन में जो भी एक्सपेंसेस होंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के वो भी इंक्लूड हैं। तो जो रेमुनरेशन सी को मिल रहा है वो है 5000 का। तो एक्चुअली एक्सपेंसेस 3000 के आए हैं। तो पर क्योंकि ये अब सी के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो इसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो 5000 क्योंकि फर्म उसको रेमुनरेशन पे करी है तो इसी की रिकॉर्डिंग होगी। तो बच्चे इसके सॉल्यूशन से पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो फर्स्ट वर्किंग नोट होगा हमारा ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से हम सैक्रिफाइस शेयर और गेन शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड रेशो है हमारी 5:3:2 और न्यू रेशो है 1:1:1। तो मैं सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इस केस में अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन आता है तो वो सैक्रिफाइस होता है और अगर नेगेटिव फ्रैक्शन आता है तो वो गेन शेयर होता है। तो बच्चे क्योंकि ए का ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू 1/3, तो हमारा जो सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है वो आ रहा है 5/30। और बी का हमारा ओल्ड शेयर है 3/10 और न्यू शेयर है 1/3। तो बी का बेटा गेन शेयर आ रहा है -1/30। तो सी का भी गेन शेयर ही है क्योंकि उसका ओल्ड शेयर था 2/10 और न्यू शेयर है 1/3। तो उसको भी गेन ही हुआ है 4/30 के साथ। तो इस तरह बच्चे फर्स्ट वर्किंग नोट हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यही होगा। तो बेटा सेकंड वर्किंग नोट जो कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, हमें इस क्वेश्चन में गुडविल की जो वैल्यू नहीं दी हुई है बल्कि लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स और लॉस दिए हुए हैं। तो उससे हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो 3 इयर्स के जो हमारा फर्स्ट ईयर था 2020 उसमें लॉस है उसको हम नेगेटिवली ऐसे शो करेंगे और जो बाकी 2 इयर्स के प्रॉफिट्स हैं उन दोनों को ऐड करने के बाद लॉस का अमाउंट हम इसमें से डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4,50,000 का और 3 के साथ डिवाइड करने पे एवरेज प्रॉफिट होगा ₹1,50,000 का। तो गुडविल की वैल्यूएशन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही करेंगे जिसमें हमें बोला गया था कि हमें एवरेज प्रॉफिट को 2 ईयर परचेज ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे गुडविल की वैल्यूएशन आ रही है ₹3 लाख की। तो बच्चे इस गुडविल की वैल्यूएशन से अब हम ए ने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया है उसके गुडविल में से हम उसका सैक्रिफाइस शेयर जो है वो कैलकुलेट करेंगे और बी ने कितना और सी ने कितना गेन किया है शेयर गुडविल की फॉर्म में वो कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी पर्सन किसी के लिए भी बिजनेस में कोई बिना फ्री में ना तो शेयर जो है सैक्रिफाइस करेगा और ना ही किसी को फ्री में शेयर जो है वो रिसीव होगा। तो क्योंकि ए ने सैक्रिफाइस किया है अपने शेयर का तो जितना भी शेयर उसने सैक्रिफाइस किया है उसको गुडविल की फॉर्म में उतना ही कंपनसेशन रिसीव होगा। किससे रिसीव होगा? बी और सी से, क्योंकि इन दोनों को गेन हुआ है। तो ए को कंपनसेट करेंगे हम 50,000 के साथ जिसमें से बी जो है वो 10,000 का अमाउंट पे करेगा ए को और सी पे करेगा 40,000 का। तो ये हमने गुडविल में से ही कैलकुलेट करना है। तो बच्चे इस पॉइंट को अच्छे से समझ। तो बेटा सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज़ के लिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जो कि है डेट फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम लेजर फॉलियो, फोर्थ कॉलम डेबिट अमाउंट और लास्ट वाला कॉलम क्रेडिट अमाउंट। तो बच्चे जैसे कि हमने क्वेश्चन जब रीड किया था तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स थे लायबिलिटी साइड में उनमें से था सबसे पहले जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर इसके बारे में हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट।
तो 60,000 का हमें जनरल रिज़र्व दिया हुआ था बैलेंस शीट में, तो उसको हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया है। तो बच्चे इसके लिए जो नरेशन होगी वो आप नोट कर लो, मैंने यहाँ पे नोट नहीं की है स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से। तो नरेशन नोट करो, बीइंग जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेटा मैं नरेशन रिपीट कर रही हूँ, बीइंग जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेटा सेकंड जो हमारे पास रिजर्व था वो था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बच्चे ये रिजर्व जो है इन्वेस्टमेंट में की वैल्यू में से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए क्रिएट किया जाता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो 1 लाख की थी और उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 की, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, कि जिससे ये पता चलता है कि हमें 10,000 का लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होने से। तो उस केस में हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेटा इसके लिए जो एंट्री बनेगी वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी रिजर्व है उसके साथ हम इसको डेबिट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जितनी भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज़ हुई है 10,000 के साथ, और जो 20,000 का हमारे पास रिजर्व बच गया है वो पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए हमने एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है 10,000, 6,000 और 4,000 के साथ। तो बच्चे इसके लिए जर्नल एंट्री होगी, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज credited to partners capital account in their old profit sharing ratio। तो बच्चे जो थर्ड एंट्री हमारी होगी वो हमें एसेट साइड में जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होगा उसको रिटर्न ऑफ करने से रिलेटेड होगी। तो इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो जो कि 5,000 का था एसेट साइड में, तो इसको भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही। तो बच्चे जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी वो है एडजस्टमेंट्स, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5% तक रिड्यूस हो चुकी है। तो उसके लिए बेटा एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने से फर्म को लॉस होता है, तो इसीलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है। तो इसको ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको बताया कि जो बुक वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दी होती है उसी के साथ जो जितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई है उसको मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा जो सेकंड एडजस्टमेंट थी उसमें मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी 5% के साथ। तो इस केस में क्योंकि हमें गेन हुआ है, फर्म को बिजनेस को गेन हुआ है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। तो अमाउंट यहाँ भी वैसे ही कैलकुलेट किया है जो कि 12,000 आ रहा है। इसके बाद बेटा जो हमारी थर्ड एडजस्टमेंट थी वो थी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। डाउटफुल डेट्स के लिए हमने प्रोविज़न क्रिएट की है 5% तक, जो कि सन्ड्री डेटर्स पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्योंकि लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस होता है फर्म को, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या फिर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारी वो थी अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल की। तो क्योंकि ये एसेट है हमारी तो ये अनरिकॉर्डेड थी, अब हमने रिकॉर्ड करनी है, तो इसका मतलब है कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो इसके लिए एंट्री होगी मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी एसेट इंक्रीज होंगी
अनरिकॉर्डेड को इंक्रीज़ की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो उस केस में भी हमें गेन होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी वो सन्ड्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड थी, जिसमें 10,000 के क्रेडिटर अब हमें पे नहीं करने हैं। तो बच्चे इसका मतलब है कि लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हुई है। जब भी लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो गेन होगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो इसके बाद बेटा जो हमारी लास्ट एडजस्टमेंट थी वो थी एक्सपेंसेस के बारे में, कि सी ने रिकॉन्स्टिट्यूशन का सारा काम करना है तो उसको फॉर्म ने रेम्यूनरेशन पे करना है। तो सी को जो रेम्यूनरेशन बेटा पे किया जाएगा वो फॉर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि वो सी को रिसीव होना है फर्म से, इसीलिए सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसके बाद बेटा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट हमारे लिए, अगर इस क्वेश्चन में वैसे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, पर अगर हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही प्रिपेयर करने के लिए बोला गया हो तो उस केस में रिवैल्यूएशन पे हमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, ये कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो बच्चे जब हमें एंट्रीज से ही गेन और लॉस फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जितने बार भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है उस अमाउंट का हम टोटल कर लेते हैं, और जितनी बार रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है उसके अमाउंट को भी हम टोटल कर लेते हैं। और अगर हमारा क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो भी डिफरेंस है दोनों अमाउंट्स में वो हमारा गेन है। पर अगर किसी केस में डेबिट का टोटल ज़्यादा हो जाए तो उसका मतलब होता है कि रिवैल्यूएशन पे हमें लॉस हुआ है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें जो है रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है, क्योंकि हमारा क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल आ रहा है 42,000 का और डेबिट रिवैल्यूएशन का टोटल आ रहा है 25,000 का। तो 17,000 का रिवैल्यूएशन पे हमें गेन हो रहा है। तो बेटा इस केस में जो हमारी जर्नल एंट्री होगी जब हमें रिवैल्यूएशन पे गेन होगा वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो इसीलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। 17,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर इन केस लॉस होता तो उस केस में ये एंट्री जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाती, जैसे कि एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट तीनों को हम डेबिट करते और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते। तो बेटा लास्ट में हम गुडविल की एंट्री जो हमने वर्किंग नोट 2 में गुडविल कैलकुलेट की है और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर के शेयर कैलकुलेट किए हैं उससे रिलेटेड होगी। तो ये गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में क्रेडिट करेंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद 10,000 और सीस कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा विद 40,000 और एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000। तो बेटा ये वही अमाउंट है जो हमने वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट किए हैं। तो बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बच्चे जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना है जर्नल एंट्रीज से तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी एंट्रीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हमने किया है उसको हम डेबिट साइड शो करेंगे, और जिन एंट्रीज में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है उन एंट्री की पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगी। तो लॉजिक बिहाइंड प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट यही है कि जो भी गेन होगा, क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी गेन होगा वो क्रेडिट साइड शो होगा और जो लॉस होगा वो डेबिट साइड शो होगा। तो फर्स्ट एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें कि वैल्यू डिक्रीज हुई थी एसेट की 17,500 के साथ।
और दूसरी एंट्री है बाय मशीनरी अकाउंट, जिसमें मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी 12,000 के साथ। और थर्ड एंट्री है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, जिसमें लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हुई है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड 2,500 के लिए। और इसके बाद थी मोटरसाइकिल जो अनरिकॉर्डेड था, तो ये होगी क्रेडिट साइड पोस्ट बाय मोटरसाइकिल अकाउंट के साथ, जो कि 20,000 की थी। और जो सी को हमने रेमुनरेशन पे किया था वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, तो उसकी एंट्री भी डेबिट साइड होगी टू सीज कैपिटल अकाउंट के साथ। और सन्ड्री क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी हैं, तो जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है उससे गेन होता है, तो क्रेडिट साइड पोस्ट होगी बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट के साथ 10,000। तो बच्चे दोनों साइड्स का टोटल करने के बाद और बैलेंस करने के बाद अकाउंट में 17,000 का गेन शो हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है वो गेन है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो तो उसका मतलब होता है कि डिफरेंस लॉस है। तो गेन को जितना भी हमने कैलकुलेट किया है उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का शेयर था 8,500, बी का 5,100, सी का 3,400। तो 17,000 के गेन को हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो बच्चे इस तरह हम जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकूँ।